स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास में। आज का टॉपिक है टाइफाइड। आज हम बात करेंगे टाइफाइड बीमारी के बारे में। कल मैंने मस्तिष्क ज्वर पर वीडियो अपलोड किया था। जिस किसी को भी देखना है तो वो हमारे चैनल पर जाकर क्लिक करें और प्ले लिस्ट में जाकर होम साइंस 9 to 10 वाली लिस्ट में जाकर देख सकता है। तो आज हम बात करेंगे टाइफाइड। ये भी एक तरह का फीवर होता है और या मोतीझरा, इसको मोतीझरा भी कहते हैं, आंत्रज्वर भी कहते हैं, मियादी बुखार आदि के नाम से जाना जाता है। यह रोग विश्व के सभी देशों में होता है। भारत गर्म देश है, यहाँ यह रोग अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में फैलता है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम समर में होता है। यह भी एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं। इस रोग के रोगाणु जल तथा भोजन में पाए जाते हैं। जो टाइफाइड रोग है, इसका जो रोगाणु है वो जल और भोजन में पाया जाता है। इस रोग को मियादी बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रोग निश्चित अवधि में उतरता है। मियादी मतलब इसकी कोई मियाद निश्चित नहीं है, टाइम ऑफ पीरियड निश्चित नहीं है कि कब तक रहेगा। यदि यह जड़ सीधे रूप में उतर जाए और इसमें कोई उलझन न पैदा हो तो मृत्यु का भय नहीं रहता है। अब हम जानेंगे कि रोग के कारण क्या हैं। यह रोग एक सूक्ष्म रोगाणु द्वारा फैलता है। सूक्ष्म मतलब छोटे, इसका रोगाणु जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। इस रोग को साल्मोनेला टाइफी के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए टाइफाइड के रोगाणु का पिक्चर है। इस तरह होता है टाइफाइड का रोगाणु। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? साल्मोनेला टाइफी के नाम से जाना जाता है। यह रोगाणु आकार में छोटा, मोटा तथा रेंगने वाला होता है। इसके पीछे का भाग गोल होता है। ये रोगाणु रोगी के मलमूत्र व थूक में पाए जाते हैं। अतः यदि उनको भली भांति विसंक्रमित न किया जाए तो यह रोगाणु पीने के पानी, दूध तथा भोजन को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वे स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में पहुंच जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? रोगी के मलमूत्र व थूक में पाए जाते हैं। और अगर उनको सही तरह से हम विसंक्रमित नहीं करते हैं तो क्या होता है? ये रोगाणु पीने के पानी, दूध तथा भोजन को क्या कर देते हैं? विसंक्रमित, दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वे स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में पहुंच जाते हैं और फिर वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। रोगी की प्रारंभिक अवस्था में यह रक्त के साथ संचालित होते हैं। ये 25% से 30% तक रोगी के पेशाब में उपस्थित रहते हैं। अधिकांशतः जल ही टाइफाइड रोग को फैलाता है। मेनली इसका जो रीजन है वो वाटर ही है, जल ही है। जल के कारण ही टाइफाइड रोग फैलता है। गंदा पानी या दूषित पानी हम पी लेते हैं या संक्रमित पानी है तो इससे हमें टाइफाइड रोग हो जाता है। यह रोग एक बार हो जाने पर तुरंत दोबारा नहीं होता। अगर एक बार किसी को हो गया है तो जल्दी से दोबारा नहीं होता है। यदि दोबारा होता भी है तो उसका प्रभाव बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है। अब संप्राप्ति काल, पहले हम जान लेते हैं संप्राप्ति काल क्या होता है। संप्राप्ति काल वो होता है रोग के रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने के बाद से लेके और जब तक व्यक्ति ठीक होता है तब तक का समय जो होता है संप्राप्ति काल होता है। रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने के 7 दिन से लेकर 21 दिन तक में इस रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और परंतु कभी कभी इसका संप्राप्ति काल 4 दिन से लेकर 40 दिन तक भी हो सकता है। तो कभी कभी संप्राप्ति काल 7 से लेकर 21 दिन तक होता है और कभी कभी 4 दिन से लेकर 40 दिन तक भी हो सकता है। अब संक्रमण करने वाले व्यक्ति, कभी कभी ऐसे व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से रोग फैलाते हैं। कभी कभी जो रोग फैलाते हैं वो डायरेक्टली हमको संक्रमित कर देते हैं। मतलब हम उनसे बातें करते हैं या उनके साथ रहते हैं, बैठते हैं तो वो डायरेक्टली हमको रोग दे देते हैं या रोग फैलाते हैं। कुछ व्यक्तियों के मलमूत्र में इस रोग के रोगाणु पाए जाते हैं। जैसे आप
किसी ऐसे व्यक्ति का टॉयलेट यूज करते हैं जो पहले से संक्रमित है और आप भी जाके उसके टॉयलेट को यूज करते हैं, तो आपको भी वो रोग होने की चांसेस बढ़ जाती है। परंतु वे स्वयं स्वस्थ होते हैं। जैसे अगर आपको प्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति रोग फैलाता है वो देखने में स्वस्थ होगा, अतः वे रोग को फैलाते हैं। तो इसलिए इनको पहचानना बहुत ही कठिन होता है। हम पहचान नहीं सकते क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति भी आपका रोग फैला सकता है। कभी कभी रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रयोग करने पर भी यह रोग हो जाता है। कोई व्यक्ति है, उसका आपने टॉवल यूज कर लिया या उसका कोई भी सामान यूज कर लिया तो आपको ये रोग हो जाता है। पानी व धूल के रोगाणु अप्रत्यक्ष रूप में रोग फैलाते हैं। अब जो पानी होता है या धूल, जैसे एक रोगी व्यक्ति है, उसके रोगाणु वायुमंडल में हैं, हवा में हैं और आप उसमें आ गए संपर्क में, तो वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से आपको रोग दे देगा या रोगी बना देगा। रोग मुक्त रोगी भी रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। ये नहीं कि जो रोगी व्यक्ति है वही आपको बीमार कर सकता है, जबकि अगर रोगी व्यक्ति रोग मुक्त हो गया है तब भी वो आपको रोग फैला सकता है। उनकी आंतों, पित्ताशय या यकृत आदि में रोग के रोगाणु उपस्थित रहते हैं जो उनकी मलमूत्र निकालते हैं। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति को भी वे रोगी बना देते हैं। अब आइए जानते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि हम टाइफाइड के शिकार हैं या हमको टाइफाइड हो गया है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, कैसे पहचानेंगे। तो प्रारंभ में सिर दर्द व बेचैनी होती है, शरीर का तापमान तेज हो जाता है, धीरे धीरे ज्वर बढ़ता है, ज्वर माने फीवर बढ़ता है, शरीर पर बारीक बारीक सफ़ेद मोती के से रंग के दाने निकल आते हैं। पहले सप्ताह में ज्वर बढ़ता चला जाता है। पहले सप्ताह में फीवर आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में ज्वर 103 डिग्री से 104 तथा 105 तक पहुंच जाता है। दूसरे सप्ताह धीरे धीरे ज्वर घटना प्रारंभ हो जाता है। प्रातःकाल ज्वर कम होता है और दोपहर बाद ज्वर तेज होना प्रारंभ हो जाता है। इस रोग में छोटी आंतों में सूजन आ जाती है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है तथा ग्रंथियां निकलती हैं, यानी कि ग्लैंड्स आपकी निकलती हैं। अतः इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। इसीलिए इसको आंत्र ज्वर यानी कि आंतों का ज्वर भी कहते हैं, क्योंकि आपकी जो आंत होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अब इसकी हम कैसे उपचार करेंगे, कैसे परिचर्या करेंगे, मतलब कैसे हम इससे बच सकते हैं। जैसे ही रोग के लक्षण प्रकट हो, रोगी को अलग कमरे में लिटा देना चाहिए। रोगी के मलमूत्र, थूक आदि को औषधि डालकर नष्ट कर देना चाहिए। परिचर्या में तनिक भी असावधानी से रोग की आवृत्ति दोबारा हो सकती है, जो बहुत अधिक भयंकर होती है। आजकल इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसाइटिन नामक कैप्सूल खिलाई जाती है तथा टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सी दवा खिलाई जाती है आपको? क्लोरोमाइसाइटिन नामक कैप्सूल खिलाई जाती है तथा टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, परंतु बिना चिकित्सक का परामर्श लिए, बिना डॉक्टर की एडवाइस लिए यह औषधि तथा इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। रोगी को हल्का तथा कम भोजन देना चाहिए। जहाँ तक हो रोगी को तरल लिक्विड वाला खाना देना उत्तम रहता है, जैसे दूध है, अंडा है, चावल का माड़ है तथा फलों का रस है। जौ का रस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब रोग से हम बचने के क्या उपाय करेंगे? रोगी को या तो अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए या घर में ही अलग स्वच्छ हवादार कमरे में रखना चाहिए, अगर आपके वहाँ अलग अलग कमरे की सुविधा है। परिवार के अन्य सभी व्यक्तियों को टाइफाइड रोग निरोधक टीका, एंटी टाइफाइड वैक्सीन लगवाना चाहिए और रोगी के कमरे तथा आसपास के वातावरण की सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए।
मलमूत्र को रोगाणु नाशी करके उसे जला देना चाहिए। रोगी का जूठा बचा भोजन भी जला देना चाहिए। रोगी को कपड़ों तथा बर्तनों आदि को रोगाणुनाशी पदार्थों द्वारा शुद्ध करके रखना चाहिए। रोग से मुक्त होने पर भी कमरे का भली भांति रोगाणुनाशी करना परम आवश्यक है। कुओं में लाल दवा डालनी चाहिए। तो ये था आपका टाइफाइड रोग। तो हमने जाना टाइफाइड रोग के लक्षण, टाइफाइड को हम क्या क्या नामों से बुला सकते हैं, और ये सूक्ष्म रोगाणु द्वारा फैलता है। इस रोग को साल्मोनेला टाइफाई भी कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं, आंत्र ज्वर कहते हैं, मोतीझरा कहते हैं। तो पेपर में अलग अलग नामों से भी करके क्वेश्चन आ जाते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, तो परेशान नहीं होइएगा। तो टाइफाइड के बारे में अगर आपने याद किया है तो उसके सारे नाम भी आप याद करिएगा, क्योंकि पेपर में मोतीझरा, आंत्र ज्वर, मियादी बुखार इस तरह से भी कह के क्वेश्चन दे देते हैं। और इसका संप्राप्ति काल जैसे आपका दे दिया, अति लघुत्तरीय प्रश्न में दे दिया, बहुविकल्पीय प्रश्न में दे दिया, इस तरह से करके दे सकते हैं। तो आप हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से याद करें कि ये किससे फैलता है, कौन कैसे इसके रोगाणु होते हैं, इसका संप्राप्ति काल क्या होता है। तो ये सब अच्छी तरह से आप याद करिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। टाटा बाय बाय।